गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ इंटर क्लास में 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव की लंबाई 2L है और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और हमने इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वो बिंदु कहां पर है? वो बिंदु अक्षीय स्थिति में भी हो सकता है, निरक्षीय स्थिति में भी हो सकता है। तो हम यहां पर सर्वप्रथम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो ये द्विध्रुव जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर जो द्विध्रुव बना है, इसकी अक्षीय स्थिति कौन सी होगी? अक्षीय स्थिति वो होगी कि हम इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा खींच देंगे। तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये आ गई। इस रेखा पर, इस रेखा को ही हम अक्षीय स्थिति की रेखा कहेंगे। तो इस अक्षीय स्थिति की रेखा के किसी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। द्विध्रुव की लंबाई है 2L, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। तो यहां पर अगर ये O है, द्विध्रुव को नाम दे दिया हमने AB। AB क्या हो गया? हमारा द्विध्रुव हो गया, इसका मध्य बिंदु O हो गया। तो A से O तक की लंबाई L हो गई, O से B तक की लंबाई भी L हो गई। टोटल लंबाई इसकी 2L। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे? प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E1 है। तो वो E1 हमने यहां पर दिखा दिया। और इसकी दिशा कहां होगी? तो प्लस Q के को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा पर धनावेश से बाहर की ओर जो दिशा है, ये दिशा यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र माना E2 है। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान ली। अब इसकी दिशा कहां होगी? तो ऋणावेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? इस P को ऋणावेश से मिलाने वाली रेखा पर ऋणावेश की ओर क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और इसकी दिशा माइनस आवेश की ओर है। प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसकी दिशा प्लस से बाहर की ओर है। यह है E1 की दिशा। अब बिंदु P की इस O बिंदु से दूरी देखेंगे। तो बिंदु P की O बिंदु से दूरी, ये दूरी माना R है। तो माना OP ये क्या है? R। O से लेके P तक की दूरी R है और प्लस Q से P तक की दूरी, प्लस Q आवेश की P से दूरी, ये दूरी क्या होगी? अगर ये दूरी R है, ये दूरी L है, देखिए ये दूरी R, ये दूरी L, तो ये दूरी कितनी बची? इस R में से L को हम घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी R माइनस L। तो R में से L को घटा दीजिए, ये दूरी आ गई R माइनस L। तो बिंदु P की इस प्लस Q आवेश से दूरी, ये दूरी आ गई R माइनस L। इसी प्रकार से बिंदु P की माइनस Q आवेश से दूरी, तो बिंदु P की माइनस Q आवेश से दूरी, ये दूरी होगी यहां से लेके यहां तक, ये दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? ये वाली दूरी हमारी R है और ये दूरी क्या हमारी? L। तो ये R प्लस L, ये हो जाएगा R प्लस L। तो बिंदु P की माइनस Q आवेश से दूरी हो जाएगी R प्लस L। इस प्रकार से हमारे पास कुछ डाटा आ गए कि O से P तक की दूरी R, B से P तक की दूरी BP, ये हो गया R माइनस L और A से P तक की दूरी ये हो गया R प्लस L। अब जो है यहां पर हम प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे? प्लस Q और माइनस Q ये बिंदु आवेश हैं। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, वही सूत्र यहां पर तीव्रता निकालने के लिए होगा। तो हम 1 by 1 निकालेंगे। प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
फिर निकालेंगे -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तब निकालेंगे इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। वही होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सर्वप्रथम +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम E1 मान रहे हैं इसको, तो E1 बराबर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। पर यहां पर ऐसा नहीं आएगा, यहां पर +q की P से दूरी क्या है, R माइनस L, तो R के स्थान पे हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और आवेश यहां पर Q है तो हम Q को Q रहने देंगे। अब ये क्योंकि सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होगी, तो हम दिशा का उल्लेख करेंगे यहां पे ब्रैकेट में कि दिशा B से P की ओर। Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E1 की दिशा कहां से कहां की ओर है, B से P की ओर, यानी दिशा हो गई BP, B से P की ओर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब जो है -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 है। हमने -q के कारण यहां पर तीव्रता, -q के कारण P पर तीव्रता E2 मानी है, तो E2 का सूत्र हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और आवेश है Q, खाली अंकित मान आएगा, -q नहीं आएगा, वो दिशा में उसका उल्लेख करेंगे। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन इस -q की P से दूरी, तो ये दूरी क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर, और दिशा का उल्लेख करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि सदिश राशि है, तो माइनस के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, इसकी दिशा कहां से कहां की ओर है, इधर की ओर। इधर की ओर मतलब P से A की ओर या P से B की ओर, तो दिशा P से A की ओर, और ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1, समीकरण 2 ये हमारे पास आ गई। अब निकालेंगे हम पूरे द्विध्रुव के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो कैसे निकलेगा, वो इन अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा, यानी Q के कारण यहां पर तीव्रता, -q के कारण यहां पर जो तीव्रता आ रहे हैं उनको हम सदिश योग कर देंगे, तो वो निकल जाएगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो निकालते हैं इसको। इसके लिए मैं E1 की वैल्यू यहां पर नोट कर दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 है। और E2 की वैल्यू हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 है। अब निकालेंगे द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव AB या द्विध्रुव AB के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E मानव तीव्रता क्या है, E है। इन दोनों के कारण यहां पर परिणामी तीव्रता माना E है,
तो ई कैसे निकलेगा? वो E1 और E2 के सदिश योग से निकलेगा। E1 एवं वेक्टर E1 एवं वेक्टर E2 का सदिश योग E बराबर E1 और E2 का सदिश योग कैसे निकलेगा, उसके लिए हम ये देखेंगे इनके बीच का कोण क्या है। इनके बीच का कोण जो है 180 अंश है। तो यहां पर देखिए दोनों सदिश राशियां हैं। जब दो सदिशों के बीच का कोण 180 अंश होता है तो इनका परिणामी जो E होगा उसका मान कैसे आएगा? वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो यहां पर आ जाएगा, इसका जो सूत्र है हम उससे निकालेंगे कि दो वेक्टरों का परिणामी अगर R है तो उसका सूत्र क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां पर भी हम उसी से करेंगे। R मतलब A और B का परिणामी, तो यहां पर R का मतलब है E1 और E2 का परिणामी यानी E बराबर हो जाएगा √A के स्थान पर आएगा E1, B के स्थान पर आएगा E2 और थीटा मतलब E1 और E2 के बीच का कोण। तो यहां पर हो जाएगा E बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा 180 अंश है, cos 180 आ गया। इससे E का मान आ जाएगा √E1² प्लस E2² और cos 180 होता है -1 को इससे गुणा करके आ गया -2E1 E2। अब जो है ये हमने यहां पर इस सूत्र का उपयोग किया है कि cos 180 अंश बराबर होता है -1, तो -1 ही आ गया, इसको प्लस से मल्टीप्लाई करके आ गया -2E1 E2। अब ये फॉर्मूला बन गया E बराबर √E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। ये E1² प्लस E2² माइनस 2E1 E2, ये E1 माइनस E2 के होल स्क्वायर का मान है। ये यहां पर हमने इसको ऐसा लिख दिया और पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको अगर हम आगे हल करें तो आगे हल करने पे E का मान आ जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू हम यहां से रखेंगे, E2 की वैल्यू हम यहां से रख देंगे। ध्यान रहे इनमें जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा वो बाद में आएगा। तो बड़ा कौन है इन दोनों में? E1 E2 में E1 वाला। क्यों? E1 E2 के जो ये मान है अगर हम इनकी तुलना करें तो सब चीजें एक जैसी हैं, सिर्फ यहां R माइनस L है, यहां क्या है R प्लस L। तो E1 में जो हर है वो छोटा है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा उस भिन्न का मान क्या आता है? बड़ा आता है। इसलिए E1 का मान क्या आएगा? बड़ा आएगा। E2 का हर जो है यहाँ पे ये बड़ा है, R प्लस L बड़ा है, तो इसलिए इस पूरी भिन्न का मान छोटा आएगा। R माइनस L R प्लस L से क्या है? छोटा है। तो ये छोटी राशि है इसकी तुलना में, इसलिए इस भिन्न का मान क्या आएगा? बड़ा आएगा और इस भिन्न का मान छोटा आएगा। अतः E1 E2 से बड़ा है, इसलिए E1 यहां पहले लिखेंगे, E2 यहां बाद में लिखेंगे। अब E1 माइनस E2 इस समीकरण से कर देंगे, तो E1 में से E2 घटाइए, तो जब हम इसमें से इसकी वैल्यू घटाएंगे तो कुछ चीजें कॉमन है इसमें। कॉमन देखिए क्या है? 1/4πε0 के यहां भी है, 1/4πε0 के यहां भी है, तो ये कॉमन ले लिया और इनटू Q यहां पर भी है, दोनों जगह Q कॉमन ले लिया। तो हमारे यहां से क्या रहा ब्रैकेट में? 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, अब -1/r प्लस L का होल स्क्वायर, ये रह गया 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, फिर -1/r प्लस L का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम इसको आगे हल करें तो हल करने पे ये आ जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q और इनका एलसीएम क्या आएगा? ये इंटू ये हो जाएगा r माइनस L का होल स्क्वायर इंटू r प्लस L का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं r माइनस L का होल स्क्वायर इंटू r प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, इनको हम कॉमन ले लेते हैं,
तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये मंझले कोष्ठ के अंदर लिख दिया कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। ये तो इसका हर हो गया। अंश में क्या आएगा? तो अंश में देखिए यहां पर आएगा 1 गुणा के ये, फिर ऋण 1 गुणा के ये वाला। अंश में आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करने पे हमारे पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू, खोलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला जो सूत्र है उससे खोलेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उससे हम यहाँ पर हल करेंगे। तो कीजिए इसको, r प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, पर बाहर माइनस चिन्ह है तो वो आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर। फिर यहाँ आएगा प्लस एल स्क्वायर, तो बाहर माइनस चिन्ह है तो वो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। और इसी प्रकार से यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ पे माइनस 2rl, अरे माइनस ये भी है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस 2rl अपॉन में ये आ जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ये एक फॉर्मूला है जो कि आता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो उसके पे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब पूरे का यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो ये हो गया स्क्वायर। अब इसको और आगे अगर हम हल करें तो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया प्लस 2rl प्लस 2rl। ये हो गया 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इंटू क्यू भी है, क्यू भी लिख दिया यहाँ पे, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये जो है हमारी e की वैल्यू आ गई ये हल करने पे। अब हम इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर रहे हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, e बराबर यहां पर 1 इंटू मान लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, देखिए q इंटू 4rl। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं r इंटू q इंटू 2l। तो q इंटू 2l को एक ब्रैकेट में रखा और बाकी 2r इसको अलग से लिखा यहां पे अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे नोट कर दिया। देखिए ये मल्टीप्लाई करके यही आएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, बाकी QRL वही चीज आ रही है। थोड़ा लिखने का तरीका अलग हुआ। अब ऐसा क्यों लिखा हमने? ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो Q इंटू 2L के स्थान पे हम P रख देंगे, तो इसके स्थान पे P रख देंगे तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2r, इसके स्थान पे P रख दिया, P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये ऐसे नोट कर दिया। बाकी तो हमारे पास यहां पर इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका सूत्र आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2rp बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा, क्योंकि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसकी दिशा होगी E1 व E2 को जो मिलाने वाली रेखा है इसी पर होगी, या तो E1 की तरफ या तो E2 की तरफ। तो किस ओर होगी? इसके लिए हम ये देखेंगे जो इन दोनों में बड़ा होगा। तो इन दोनों में बड़ा है E1,
तो E1 की दिशा ही क्या होगी, E की दिशा होगी। तो इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में आएगी, E। यही दिशा E की होगी। तो E की दिशा क्या होगी, B से P की ओर। तो हम यहां पर अब दिशा लिख रहे हैं, दिशा B P। ये हम अब यहां पे लिख सकते हैं, ये वाला। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान दे रहे हैं। अब देखिए इसमें एक ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अब इसमें एक विशेष स्थिति केस फर्स्ट, एक विशेष स्थिति इसमें कि यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो, द्विध्रुव बहुत छोटा हो, यदि ये द्विध्रुव बहुत छोटा है तब जो है द्विध्रुव की जो लंबाई है L या 2L, तो तब ये L क्या होगा, इस R की तुलना, R मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो तब जो है L जो है R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। या ये हम कह सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो जब R L से बहुत बड़ा है तो उस समय R स्क्वायर भी L स्क्वायर से काफी बड़ा हो जाएगा। और जब R स्क्वायर L स्क्वायर से काफी बड़ा होगा तो इस वाली समीकरण में R स्क्वायर L स्क्वायर से काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम L स्क्वायर को R स्क्वायर में घटाएं या न घटाएं, बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ रहा है, ये लगभग हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। तो क्योंकि L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, अतः R स्क्वायर में से L स्क्वायर को घटाने पे लगभग R स्क्वायर के ही बराबर मान आएगा। तो हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के क्या रख देंगे, R स्क्वायर रख देंगे। ऐसी स्थिति में जो है कि जब द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो तब जो है समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, तब समीकरण 3 में E का जो मान आएगा वो इस प्रकार से आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2RP, ऐसे नोट किया, बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को क्या लिखेंगे, R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर। तो स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा R की पावर 4, और यहां पर दिशा हो जाएगी BP, दिशा वही रहेगी B से P की ओर। अब देखिए यहाँ पे R की पावर 1 या R की पावर 4 है, इसको अगर हम आगे हल करें तो यह आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P अपॉन R की पावर 3, और दिशा B से P की ओर। तो इस प्रकार से हमने ये समीकरण नंबर 4 निकाल दी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि किसी छोटे द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी R के त्रिघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहां पर जो है ये अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला निकाला गया है, निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला हम जो है अगले वीडियो में निकालेंगे। थैंक यू।